गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर सेकंड। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ अगर हम डिफरेंशिएट करें, पार्ट्स में डिवाइड करें, तो टोटल 3 फेजेस बनते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ के। फर्स्ट उसके बर्थ, ठीक है, नेक्स्ट ग्रोथ और एट लास्ट डेथ। तो 3 फेजेस में हम लोगों ने डिवाइड किया था। अब उन्हीं 3 फेजेस को इलेबोरेट करना है। तो देखो, फर्स्ट हम लोगों ने कहा था ऑर्गेनिज्म की बर्थ, ऑर्गेनिज्म की बर्थ, फिर होती है ग्रोथ, फिर होती है ग्रोथ, और नेक्स्ट और लास्ट डेथ, यानी सल्ट जाना। ठीक है, तो इन 3 फेजेस में डिवाइड किया था। बर्थ और डेथ तुम लोग समझते हो कि ऑर्गेनिज्म का इस वर्ल्ड में आना, ठीक है। डेथ कि यहां से चले जाना, नेचुरल डेथ की बात करें हम लोग, किसी एक्सीडेंटल डेथ की बात नहीं कर रहे, ठीक है। लास्ट जो फेज है वो डेथ है, ठीक है। फिर जो बीच वाला फेज बच गया, यानी जहां ग्रोथ शो करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी टाइप की, तो इस ग्रोथ फेज को अगर और ज्यादा इलेबोरेट हम लोग करना चाहें ना, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ग्रोथ 3 तरह की हम लोग शो कर सकते हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी? तो सबसे पहले मैं कहूं तो ग्रोथ का फर्स्ट फेज आएगा जिसे जुवेनाइल फेज बोलते हैं। जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज हम लोग बोलेंगे एनिमल्स के केस में, यानी हम लोगों के केस में जुवेनाइल फेज। जबकि यही फर्स्ट ग्रोथ फेज अगर हम प्लांट्स में देखें तो हम इसे कहेंगे वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज हम लोग बोल रहे हैं प्लांट्स के केस में, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही है, स्टार्टिंग या इनिशियल ग्रोथ फेज है ये, ठीक है। बट एनिमल्स के केस में इसे जुवेनाइल और प्लांट्स के केस में वेजिटेटिव फेज बोलेंगे। नेक्स्ट जो सेकंड फेज होता है और जो इंपॉर्टेंट है, हमें इस चैप्टर में पढ़ना भी है, जिसके बारे में ही पढ़ेंगे हम लोग, वो है रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज, ये चाहे एनिमल का हो या प्लांट का हो, रिप्रोडक्टिव फेज ही बोला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं कहूं कि ग्रोथ से आगे डेथ होनी है, नेचुरल डेथ होनी है, तो उसके लिए एक बीच में फेज आता है लास्ट ग्रोथ फेज, जिसे हम लोग एनिमल्स के केस में तो बोलेंगे सीनेसेंस। सॉरी, एनिमल्स के केस में तो हम लोग बोलेंगे कि ओल्ड एज हो गई, ओल्ड एज, ओल्ड एज एनिमल्स के केस में। और प्लांट्स के केस में ओल्ड एज को हम लोग कहते हैं सीनेसेंस, सीनेसेंस, सीनेसेंस है प्लांट्स के केस में, ठीक है। अब इन्हीं को डिस्क्राइब करना है, इन्हीं 3 ग्रोथ फेजेस को डिस्क्राइब करना है हमें। क्लियर है? तो देखो, जो जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज है, यानी प्री रिप्रोडक्टिव फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज से पहले वाला फेज, इस फेज में क्या होगा? ये पहली बात तो इनिशियल ग्रोथ फेज है, इनिशियल ग्रोथ फेज है, या फिर मैं कहूं तो प्री रिप्रोडक्टिव है, प्री रिप्रोडक्टिव फेज है। क्लियर है? समझ रहे हो? इसमें नॉर्मल बॉडी ग्रोथ होगी, ठीक है। बॉडी, ऑर्गेनिज्म चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उसकी बॉडी ग्रोथ होगी to attain a reproductive एबिलिटी। और रिप्रोडक्टिव एबिलिटी अटेन करने तक का जो ग्रोथ फेज होगा वो वेजिटेटिव या जुवेनाइल फेज कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज इंपॉर्टेंट फेज है, ठीक है। इसमें ऑर्गेनिज्म इतना ग्रोथ कर चुका होता है कि वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो, ठीक है। ऑर्गेनिज्म, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं।
organism becomes capable to reproduce, ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं ओल्ड एज या सीनेसेंस की, ओल्ड एज या सीनेसेंस की, तो इस फेज में क्या होता है? ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज है। और इस फेज में आते आते ऑर्गेनिज्म जो है वो वीक होने लग जाएगा, बिकम मेटाबॉलिकली वीक, उसका मेटाबॉलिज्म स्लो होने लग जाएगा, मेटाबॉलिकली वीक हो जाएगा। और यही वीकनेस, यही जो मेटाबॉलिक वीकनेस है या मेटाबॉलिज्म का स्लो होना ऑर्गेनिज्म के अंदर हैपन होता है, यही उसे एट लास्ट डेथ की तरफ ले जाता है। ठीक है? ओल्ड एज रिजल्ट्स इनटू नेचुरल डेथ, और ओल्ड एज ही है जो एट लास्ट नेचुरल डेथ का रिजल्ट देती है, जिसके कारण ऑर्गेनिज्म सल्ट जाता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, बर्थ, ग्रोथ और डेथ। अब बर्थ और ग्रोथ के बर्थ और डेथ के बीच में जो ग्रोथ फेज है वो इंपॉर्टेंट फेज है। इसमें 3 तरह के पार्ट देखने को मिलते हैं। अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो जुवेनाइल फेज होगा, फिर रिप्रोडक्टिव और फिर ओल्ड एज फेज। जबकि प्लांट्स की बात करूं तो वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सीनेसेंस फेज। समझ रहे हो? अब देखो जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज में क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म की इनिशियल बॉडी ग्रोथ होगी, ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव फेज है, बॉडी कैपेबल होगी, अटेन करेगी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी या रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी अटेन करेगी। क्लियर है? नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो चुका होगा, वो रिप्रोड्यूस कर सकता है इस टाइम और वो रिप्रोडक्शन करेगा, परफॉर्म कर सकता है। फिर ओल्ड एज में क्या होगा, ओल्ड एज या सीनेसेंस वो फेज है जिसे पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज कहा जाता है, और इसमें ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म इतना वीक हो जाता है जिसके कारण एट लास्ट नेचुरल डेथ होती है ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, मेटाबॉलिकली काफी वीक हो जाएगा, स्लो हो जाएगा उसका मेटाबॉलिज्म, और यही एट लास्ट डेथ कॉज करता है। ठीक है, जिसे हम लोग नेचुरल डेथ कहते हैं। क्लियर हो गया? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ इन 3 फेजेस में डिवाइड की जा सकती है। समझ गए? क्लियर है? अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में, तो सिर्फ हम इसी फेज को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्लियर? वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। अब आगे चलते हैं। तो देखो, जो रिप्रोडक्टिव फेज है किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ का, वो मोस्ट वाइटल और मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है। रीजन कि यही एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो अपनी या अपने स्पीसीज की सस्टेनेबिलिटी बनाए रख सकता है इस अर्थ पर। ठीक है, उसकी स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनी रह सकती है सिर्फ इसी एक प्रोसेस या इसी एक फेज को परफॉर्म करने पे। समझ रहे हो? क्योंकि ऑलमोस्ट सभी मॉर्टल हैं सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को छोड़ करके। वो हमारे एनिमल किंगडम के अश्वत्थामा है, यानी वो इमॉर्टल है। क्लियर? नेक्स्ट, हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज को ही कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव फेज 2 टाइप से परफॉर्म किया जा सकता है, यानी 2 तरह की रिप्रोडक्शन देखी जाती है। क्लियर? कौन कौन सी? फर्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब तुम लोग बेसिक डिटेल तो जानते हो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस भी करेंगे, बट नॉर्मल सी बातें तो तुम लोग जानते ही हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं, गैमेटिक फ्यूजन होता है, 2 अपोजिट सेक्स रिक्वायर होते हैं। ठीक है, चाहे वो एक पेरेंट में हो
चाहे उसके लिए 2 पेरेंट हो, समझ लो। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होता है, कोई गेमेटिक फ्यूजन नहीं होता, कोई फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलती, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे पेरेंट्स के। क्लियर है? ये बेसिक पॉइंट्स तुम लोग जानते हो, समझ रहे हो। बट हम डिस्कस कर लेते हैं इनके डिफरेंसेस यही। क्लियर है? ताकि नोट्स बनाने में आसानी हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहली बात कि गैमेटोजेनेसिस परफॉर्म होगी। गैमेटोजेनेसिस प्रेजेंट होती है, यानी गैमेट्स बनते हैं। क्लियर है? जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, यानी गैमेटोजेनेसिस एब्सेंट है। गैमेटोजेनेसिस एब्सेंट है, समझ रहे हो। नेक्स्ट, गैमेटोजेनेसिस प्रेजेंट है, गैमेट बन गए तो गैमेटिक ट्रांसफर भी होगा, ठीक है। गैमेटिक ट्रांसफर प्रेजेंट है, गैमेटिक ट्रांसफर प्रेजेंट है। जबकि यहां गैमेट से नहीं बने तो ट्रांसफर किस चीज का करोगे? गैमेटिक ट्रांसफर भी यहां एब्सेंट है। क्लियर? अब गैमेट बन गए, ट्रांसफर हो गए, तो गैमेट्स का फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। जबकि यहां ना गैमेट है, ना गैमेट ट्रांसफर होते हैं और ना ही फर्टिलाइजेशन होगी, समझ रहे हो। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं तो फर्टिलाइजेशन होती है, दो गैमेट्स अपोजिट सेक्स के फ्यूज होते हैं, सिंगेमी परफॉर्म करते हैं, तो इसकी वजह से रिकम्बिनेशन आती है, रिकम्बिनेशन होती है, रिकम्बिनेशन प्रेजेंट है, ठीक है। जबकि यहां ऐसा कुछ नहीं है तो रिकम्बिनेशन भी नहीं होती, रिकम्बिनेशन एब्सेंट है। रिकम्बिनेशन होता है कि जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होना एक दूसरे में, जैसे मिक्सअप होना जेनेटिक मटेरियल का। क्लियर है? क्रोमोसोम का कुछ पार्ट एक्सचेंज कर लेना, समझ रहे हो, वो रिकम्बिनेशन होता है। तो रिकम्बिनेशन प्रेजेंट है, रिकम्बिनेशन एब्सेंट है। अब यहां रिकम्बिनेशन प्रेजेंट है तो रिकम्बिनेशन के कारण वेरिएशन आती है, वेरिएशंस प्रेजेंट, ठीक है। जबकि यहां रिकम्बिनेशन नहीं होती तो वेरिएशन नहीं होती, वेरिएशन एब्सेंट है, समझ रहे हो। वेरिएशन होता है चेंजेस, ठीक है, यानी कुछ स्पेशल कंटिन्यूअस टाइप की वेरिएशन यहां देखने को मिलती है, हमें स्पेशल चेंजेस आते हैं जो इवोल्यूशन में हेल्प कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर वेरिएशन शो हो रही है, यहां वेरिएशन प्रेजेंट है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन में हेल्प करती है, ठीक है, इवोल्यूशन में हेल्प करती है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसा कोई रोल नहीं होता। तो ये इतने डिफरेंसेस हुए, आगे डिफरेंसेस कर रहे हैं तो मैं इन्हें रफ कर देता हूं, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। क्लियर है? तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिकम्बिनेशन है, रिकम्बिनेशन कॉज करती है वेरिएशन, और वेरिएशन आती है इस वजह से ये पार्टिसिपेट करता है, ये रोल प्ले करता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में हेल्प करता है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई रोल नहीं होता इवोल्यूशन में, नो रोल इन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं है। क्लियर है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो वेरिएशंस आती हैं, ठीक है, मैं कहूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द सोर्स ऑफ, is the source of continuous and determinate variations, कंटिन्यूअस और डिटर्मिनेट वेरिएशंस का सोर्स है, ठीक है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो सच रोल, ऐसा कोई रोल नहीं होता, समझ रहे हो। क्लियर है?
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां दो अपोजिट सेक्स, टू अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट, दो अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो ये एक तरह से मोनोसेक्सुअल है, ओनली वन सेक्स पार्टिसिपेट, एक ही सेक्स पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, क्लियर है? दो सेक्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेल और फीमेल, जो अलग अलग सेक्सेस हैं, वो दो अलग ऑर्गेनिजम्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो मैं कहूंगा इट मे बी यूनिपेरेंटल और बाईपेरेंटल। ये यूनिपेरेंटल भी हो सकती है और बाईपेरेंटल भी हो सकती है, यानी एक पेरेंट जिसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट हो ऐसा भी हो सकता है, और दो पेरेंट भी प्रेजेंट हो सकते हैं जिसमें दो अपोजिट सेक्स प्रेजेंट हो। क्लियर है? जबकि ये ऑलवेज यूनिपेरेंटल, ऑलवेज यूनिपेरेंटल, हमेशा यूनिपेरेंटल होगा, क्योंकि एक ही सेक्स को पार्टिसिपेट करना है और वो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मिल जाता है, तो हमेशा यूनिपेरेंटल होगा। क्लियर है? समझ गए? ये कुछ और डिफरेंसेस हैं। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिफरेंसेस नोट डाउन करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब आगे और डिफरेंसेस देखने हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जो यहां रिजल्ट आता है उसकी, यानी जो प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं उनके बेसिस पे जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं उनकी बात कर लेंगे। ठीक है, तो देखो होता क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी है, ठीक है, या ऑफस्प्रिंग्स, या मैं कहूं प्रोजेनी इज both genetically and morphologically. Morphologically different या differ from parents and also from each other। यानी जो प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो पेरेंट्स से और एक दूसरे से भी, यानी एक से ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए, यानी दो हो गए, तीन ऑफस्प्रिंग्स हो गए, प्रोजेनी की नंबर ज्यादा है, तो अब मैं कहूंगा कि वो प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग्स पेरेंट्स से तो अलग होंगे ही होंगे, जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी। रीजन वेरिएशंस आई है, रिकॉम्बिनेशन हुई है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये रीजन है। ठीक है, अलग होंगे, पेरेंट्स से तो अलग होंगे ही होंगे, साथ में एक दूसरे से भी अलग होंगे। ठीक है, जेनेटिक और मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन पेरेंट्स के साथ साथ एक दूसरे से भी शो करेंगे। क्लियर हो गई ये पॉइंट? ठीक है, यानी ऑल ओवर न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। समझो, स्पीसीज सेम ही रहेगी, ये नहीं कि इंसान के कुत्ते का बच्चा पैदा हो रहा है। ठीक है, होगा तो इंसान ही, बट वो दिखने में, उसके जेनेटिक मटेरियल में यहां से सिमिलरिटीज नहीं मिलेगी, कुछ परसेंट मिलेगी, बट ऑल ओवर वेरिएशंस के कारण डिसिमिलर मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? तो नेक्स्ट, अगर यही बात मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में करूं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग्स या फिर प्रोजेनी is genetically and morphologically
genetically and morphologically similar to their parent as well as to each other। वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट्स से भी सिमिलर होंगे और एक दूसरे से भी सिमिलर होंगे हर प्रकार से। तो ये कह सकते हैं कि एज इट इज कॉपी बनती है, ठीक है। तो इन ऑफस्प्रिंग्स में हम लोग क्या कह सकते हैं, एंड नोन एज क्लोन, इन्हें क्लोन कहा जाता है, ठीक है, इन्हें क्लोन कहा जाता है। क्लियर है। तो क्लोन क्या होते हैं, वो ऑफस्प्रिंग्स जो जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट्स से भी और एक दूसरे से भी सिमिलर होंगे। कोई भी डिसिमिलरिटीज अगर मैं कहूं कि 0.1% की भी डिसिमिलरिटीज हो, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। डिसिमिलरिटीज कहां आती है, जहां रिकॉम्बिनेशन हो, वेरिएशंस कॉज हो, ठीक है। यहां ऐसा कुछ नहीं था, तो एग्जैक्ट कॉपीज बनेंगी, एग्जैक्ट सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे, समझ गए, जिन्हें क्लोन कहा जाता है। अब अगर मैं एक नोट डाल के कुछ बात बताऊं तो वो इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है कि मेंबर of clone is known as, क्लोन के एक मेंबर को हम लोग क्या कह सकते हैं, रेमेट। क्लोन के एक मेंबर को क्लोन के एक मेंबर को रेमेट कहा जाता है, ठीक है। क्लोन के एक मेंबर को रेमिट कहा जाता है, समझ गए। तो ये जो क्लोन बनेंगे, इनमें से अगर एक को मैं उठा करके बात करूं तो वो एक रेमिट कहलाएगा। इस तरह से जो डिफरेंसेस हैं वो ये है कि ऑफस्प्रिंग्स अलग होंगे खुद से भी और पेरेंट्स से भी। यहां ऑफस्प्रिंग्स एग्जैक्ट कॉपीज होंगी, पेरेंट्स की भी और एक दूसरे की भी। क्लियर है, समझ रहे हो। तो ये नेक्स्ट डिफरेंसेस थे। वीडियो पॉज करो और नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट कुछ और डिफरेंसेस चेकआउट कर लेते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं। तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस includes orderly, sequential, various events। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बहुत सारे ऑर्डरली सीक्वेंशियल इवेंट्स परफॉर्म किए जाएंगे, ठीक है। जैसे गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमेट ट्रांसफर हुआ, फिर फ्यूजन हुआ यानी फर्टिलाइजेशन, और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो चेंजेस आते हैं यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, फर्स्ट जाइगोट फॉर्मेशन, फिर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट, इस तरह के सीक्वेंशियल इवेंट्स परफॉर्म होंगे। इस वजह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो it is slow मैकेनिज्म, रिप्रोडक्शन का स्लो मैकेनिज्म है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, समझ रहे हो, क्योंकि ऑर्डरली सीक्वेंशियल इवेंट्स परफॉर्म होंगे, पर्टिकुलर जो इवेंट सीक्वेंस में अरेंज है वो परफॉर्म किए जाएंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगेगा ही। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, it is simple process which does not include any sequential
इवेंट। ये एक सिंपल और फास्ट प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऐसा सीक्वेंशियल इवेंट नहीं मिलता जैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ फास्ट प्रोसेस, इट इज अ फास्ट प्रोसेस या फास्ट मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का फास्ट मैकेनिज्म है जिसमें टाइम कम कंज्यूम होता है। ठीक है, क्लियर है, समझ गए? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहाँ किसी भी तरह की? तो देखो, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लास्ट डिफरेंसेस थे। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। क्लियर है? यहाँ सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने पॉसिबल डिफरेंसेस हो सकते थे नॉर्मली तुम्हारे लेवल के, वो हम सब क्लियर कर चुके हैं। इनमें कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो तुम लोग जब डाउट क्लास लगेगी उस टाइम क्लियर कर लेना। समझ रहे हो? अब यहाँ सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिक डिफरेंसेस कंप्लीट होते हैं। अब हमें एक एक प्रोसेस को कंप्लीट करना है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे, इस तरह से। समझ रहे हो? तो देखो, कुछ स्पेशल पॉइंट है, उसके बाद हम लोग पर्टिकुलर एक एक पार्ट को लेकर के कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, वो स्पेशल पॉइंट क्या है वो नोट डाउन कर लो। तो यहाँ सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी डिफरेंसेस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। रिप्रोडक्टिव फेज के दोनों टाइप्स क्लियर कर चुके हैं हम लोग। अब जो पॉइंट्स हैं उन्हें तुम एज अ डिफरेंस भी काउंट कर सकते हो, बट पॉइंट्स ही बना करके रखो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड वेरियस sequential events। Various sequential events such as, वो सारे इवेंट्स हम लोग अभी देख लेते हैं, नॉर्मली पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर लेते हैं कि कौन कौन से सिक्वेंशियल इवेंट्स हो सकते हैं। तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 बेसिक से पार्ट कौन कौन से हैं इसके? ठीक है, किस बेसिस पे हम लोगों ने इसका डिवीजन किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और 3 पार्ट्स में क्यों किया? तो देखो, नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इवेंट क्रूशियल जो स्टेज है ना, सबसे क्रूशियल फेज, सबसे इंपॉर्टेंट या मोस्ट वैलिडेट फेज जो है, या मोस्ट वैलिडेट जो पार्ट या इवेंट है, वो है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, वो क्या है? फर्टिलाइजेशन। वो फर्टिलाइजेशन है, और फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे ही हम लोग इसके 2 अलग अलग इवेंट्स क्लियर करेंगे। तो देखो, फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और नेक्स्ट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया है, तो फर्टिलाइजेशन ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोस्ट क्रिटिकल, क्रूशियल, इंपॉर्टेंट इवेंट है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में कौन से इवेंट्स आते हैं। तो देखो, प्री फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट जो पॉइंट है या फर्स्ट एक्शन है जो परफॉर्म किया जाता है वो है गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेट्स बनाए जाएंगे सबसे पहले, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, फिर गैमेट्स का फ्यूजन होता है जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, बट इसके लिए हमें गैमेट्स को एक दूसरे के पास लाना पड़ता है। तो मैं कहूंगा गैमेट्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा, गैमेटिक ट्रांसफर, गैमेटिक ट्रांसफर। अब जैसे ही गैमेट्स ट्रांसफर होंगे फिर होगा फ्यूजन। फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जिसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में सिनगेमी भी कहते हैं, सिनगेमी।
गेमी भी कहते हैं। सिन मतलब फ्यूजन, गेमी मतलब गैमेट्स का, तो सिनगेमी फर्टिलाइजेशन। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो चेंजेस आते हैं या पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स हैं, उनमें कौन कौन से इवेंट होंगे? पहला कि फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है जाइगोट, तो जाइगोट की डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट की डेवलपमेंट। जाइगोट जब डेवलप होता है तो इससे बनता है एम्ब्रियो, तो मैं कहूंगा एम्ब्रियोजेनेसिस। सेकंड एम्ब्रियोजेनेसिस क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट प्लांट्स के केस में एक और इवेंट परफॉर्म किया जाता है, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। एंडोस्पर्म बनेगा और सीड मैच्योरेशन या सीड फॉर्मेशन कहूं तो भी गलत नहीं है, सीड फॉर्मेशन। क्लियर हो गया? तो ये फर्टिलाइजेशन के पार्ट्स हैं। फर्टिलाइजेशन के जो इवेंट्स होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स हैं वो हैं प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये पॉइंट्स काफी सारे इंपॉर्टेंट हैं। देखो, एक ऑर्डर में परफॉर्म होते हैं ये सारे सीक्वेंशियल इवेंट्स। सबसे पहले गैमेट्स बनाए जाएंगे, फिर उनको ट्रांसफर किया जाएगा, फिर फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के बाद जो जाइगोट बनेगा उसकी डेवलपमेंट होगी, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, प्लांट्स में साथ के साथ एंडोस्पर्म बनेगा और एट लास्ट सीड फॉर्मेशन होगी। क्लियर है? ये सारे इवेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम लेती है। किसके कंपैरिजन में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में। क्लियर हो गया? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अपनी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट कुछ स्पेशल पॉइंट्स की बात करें तो वो क्या है? देखो, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स हो गए, पॉइंट्स हो गए या इवेंट्स कह लो। नेक्स्ट कुछ स्पेशल पॉइंट्स और है, वो भी क्लियर कर लेते हैं, लगे हाथ। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओकर्स इन, ये किन किन में देखने को मिलती है हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो देखो, मैं कहूंगा इन प्लांट्स में देखने को मिलती है, लोअर ऑर्गेनिजम्स या लोअर एनिमल्स कह लो, यानी जिनमें हम लोग काउंट करते हैं मोनेरन्स और प्रोटिस्टेंट्स को, मोनेरन्स एंड प्रोटिस्टेंट्स, यानी मोनेरा और प्रोटिस्टा फाइलम के मेंबर्स को। ठीक है, इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, मेनली इनके ही अंदर देखने को मिलती है। अब अगर मैं कहूं कि प्लांट्स जो हैं वो दोनों तरह की रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। प्लांट्स परफॉर्म both sexual and asexual reproduction. प्लांट्स में दोनों तरह की रिप्रोडक्शन देखने को पाई जाती है। ठीक है, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल। इसी तरह एनिमल्स में भी दोनों तरह की ही रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। लोअर एनिमल्स में मेनली एसेक्सुअल और हायर एनिमल्स में सेक्सुअल्स। ठीक है, एनिमल्स परफॉर्म बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में भी परफॉर्म होती है, बट इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि मेनली यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होती है, मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म की जाती है। कुछ ही कैटेगरीज ऐसी हैं, जैसे अगर मैं कहूं कि एक कैटेगरी है एनिमल्स की मोनेरा यानी बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज परफॉर्म बैक्टीरियाज, सिर्फ बैक्टीरियाज ही ऐसी कैटेगरी है जो क्या परफॉर्म करती है, ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिनमें सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। यहां किसी भी तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलती। तो देखो एनिमल्स भी और प्लांट्स भी, दोनों की दोनों कैटेगरी में जितने ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सारे के सारे, उनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। एनिमल्स में मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होती है। और अगर मैं बात करूं कि मोनेरेंस बैक्टीरियाज का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलती है। तो यहां इतने स्पेशल पॉइंट्स हम लोग क्लियर कर चुके हैं। इससे आगे तो कुछ 2-4 स्पेशल पॉइंट और बाकी का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय।